चलो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, केमिकल काइनेटिक्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर इन एसिडिक कंडीशन इज। ठीक है, हाइड्रोलिसिस का बच्चों बेसिक मतलब है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इसको मैं कंप्लीट समझाऊंगा, ठीक है, और सभी को समझाऊंगा। ओके, तो क्वेश्चन में बेसिक मतलब है, हाइड्रोलिसिस का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, पानी का एडिशन इन एसिडिक मीडियम, मतलब H प्लस साइन आपको दिया जाएगा। ठीक है, और ध्यान देना बेटा, जब हम ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, बेसिकली जब हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को फॉलो करते हैं और ईस्टर का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो बच्चों हम लोग एसिडिक मीडियम में ही कराते हैं, जैसे RC डबल बॉन्डो NR डैश। ठीक है, ईस्टर हो गया इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड फॉलोइंग दी H प्लस एसिडिक मीडियम। तो बच्चों यहां से बन जाता है एक तो आपका एसिड, ठीक, और सेकेंड आपका बन जाता है R डैश OH, ये एल्कोहल। ठीक है, बिल्कुल। तो एसिड एल्कोहल में आपका फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन अब इसमें आपके ऑप्शंस पे आते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस बोलेंगे क्या? स्यूडो का मतलब फॉल्स। नेक्स्ट से सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे क्या, या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हम लोग बोलेंगे इसे, या बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शंस बोलेंगे? तो इसको मैं ना पे समझाता हूँ अच्छे से। तो जब भी बेटा हम लोग रिएक्शंस प्रोसीड कराते हैं हाइड्रोलिसिस की, तो इसके अंदर जो आपका वाटर है वो बेटा लेते हैं एक्सिस में। ठीक है, अब मैंने आपको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे कंप्लीट सभी बच्चों के लिए। ठीक है, मेरे लिए हर एक बच्चा इंडिविजुअल मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये सभी को समझाना मेरा काम है। तो यहाँ से बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स कैसा है एक्सिस में, जब वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों एक्सिस में हम लोग लेते हैं तो एक बात बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि जो चीज एक्सिस में होगी ना, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो यूनिटी लेते हैं। यूनिटी मतलब कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन हम लोग लेते हैं उसका कांस्टेंट। भाई उसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका कैसा कांस्टेंट हो जाएगा, वो एक्सिस में रहता है। ये आपको कॉमन सेंस आना, समझ में आना चाहिए कि जब मैं यहाँ पे ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल जो सॉल्वेंट है वो आपके एक्सिस में होगा। तो इसका मतलब आपका ये हो गया कि भाई जो कॉन्सेंट्रेशन होगा जो वाटर मॉलिक्यूल्स का, वो रिएक्शन के रेट को चेंज नहीं करने वाला, बिकॉज वो एक्सिस में है, उसका आपका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो चुका है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का कोई रोल नहीं होगा। अब बात समझ में आ रही है? जब वाटर मॉलिक्यूल का आपका कोई रोल नहीं होगा तो इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, जो रिएक्शन का रेट होगा, वो टोटली बच्चों सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा आपके ईस्टर के ऊपर। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ईस्टर पे डिपेंड करेगा। अगर ईस्टर पे डिपेंड करेगा तो हम बोल सकते हैं कि बच्चों मॉलिक्यूल्स तो दो है। अगर इसी में मॉलिक्युलरिटी की बात करूं तो प्लीज लिसन केयरफुली। अगर बच्चों यहाँ पे हम बात करें कि भाई मॉलिक्यूल्स कितने हैं रिएक्टेंट साइड में, तो आप बोलोगे सर दो है, पानी भी है और ये भी है। लेकिन जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स अगर एक्सेस में होगा, तो कोई भी सॉल्वेंट अगर एक्सेस में होगा तो उसके कॉन्सेंट्रेशन को यूनिटी लेना है, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर वो कांस्टेंट हो जाएगा तो उस केस में आपको बिल्कुल ध्यान देना है, जो रेट ऑफ रिएक्शंस होगा वो डिपेंड करेगा सिर्फ सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्टर्स पे, ना कि डिपेंड करेगा आपके वाटर मॉलिक्यूल्स पे। आप समझ में आ रहा है? क्लियर? तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कैटेगरी में पहुंच सकता है। तो यहाँ पे आपके दो एक तो वाटर मॉल, उसका कोई काम होगा नहीं, तो इस पे डिपेंड करेगा। तो दिस वाज सीडो यूनिमोलिकुलर, क्या बोलेंगे, सीडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ई ऑप्शन इज राइट। ओके, बाकी तो नीचे कोई आपका रहेगा नहीं। सेकंड क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो बेटा सभी लोग आंसर्स करो। चलो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की बच्चों बात करते हैं, कौन सा ऑप्शन होगा? यस, यस। इसके बाद बच्चों आपका ये जो क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। कितने बच्चों ने गलत आंसर किया है? ठीक है, तो समझाना पड़ेगा गलत आंसर करने वालों को। तो देखो बेटा, जब भी हम लोग बात करते हैं ऑर्डर की, ठीक है, ऑर्डर का मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को हम लोग स्मॉल एन सी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का बेसिक मतलब क्या होता है? इसका बेसिक मतलब होता है सम ऑफ पावर रेज्ड टू द कॉन्सेंट्रेशन
raised to the concentrations of concentration of reactants present in rate law इक्वेशन। ठीक है, तो जो रेट लॉ इक्वेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म प्रेजेंट होते हैं रिएक्टेंट के, उन पे आपको ध्यान देना है कि भाई उनके सबका सम, लेकिन जो आपकी कोएफिशिएंट है वो आपकी पावर में जाएगा। क्लियर है? तो अब एक बात और ध्यान देनी है कि आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है इट इज एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल। ये सारे पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से जब पढ़ाया था। ठीक है, इट इज एक्सपेरिमेंटल डाटा। ये आपका एक्सपेरिमेंटली हम लोग इसको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको ध्यान देना है। इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो आपकी पॉजिटिव भी होती है, ये वैल्यू आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, एंड जीरो भी हो सकती है, एंड फ्रैक्शनल भी हो सकती है। ठीक है, फ्रैक्शनल का मतलब पी बाई क्यू, क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, आई मीन रेशियो। ठीक है, तो रेट लॉ अगर हम बात करते हैं किसी भी बेसिक क्वेश्चन की, तो यहाँ पे मैंने बच्चों क्या लिख लिया, जैसे तो रेट लॉ अकॉर्डिंग क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के कांस्टेंट और एक्स कोई रिएक्टेंट है उसकी पावर एम, भाई जनरल इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे बाई उसकी पावर है। समझ में आ रहा है? तो ऑर्डर ऑफ अबव रेट इक्वेशन क्या होगा, ये जो गिवन मैंने इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन का आपका यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा बेटा? यस, ऐड कर सकते हैं एम प्लस एन को, बिल्कुल कर सकते हैं, लिख लिया मैंने। तो ऑर्डर की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली आपके इक्वल क्या टोटल एसोसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का हो सकती है, हमेशा इक्वल नहीं होगी। ठीक है, नॉट ऑलवेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राची, एम प्लस एन मैंने लिखा जरूर है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा एम प्लस एन हो, बिकॉज इट इज एक्सपेरिमेंटल डाटा। इफ इट इज एक्सपेरिमेंटल तो डाटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस पे काफी अच्छे क्वेश्चंस भी मैंने कराए थे जब मैंने आपको बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया था। ठीक है, इसी सेशन को। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू एम प्लस एन है, बिल्कुल हम बोलेंगे ऑर्डर की वैल्यू आपकी ऑलवेज, मैं एक वर्ड यूज करूँ, नॉट ऑलवेज, हमेशा आपकी सम ऑफ एसोसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं हो सकती है रिएक्टेंट की। आप बात समझ में आई? अरे क्लियर हो रहा है? इसकी वजह से हम यहाँ से एक टर्म यूज कर सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज को हम एसोसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के डिफाइन हम कर सकते हैं। तो बिल्कुल, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा बच्चों आपका डी ऑप्शन, पहला, कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, सेकंड, कैन नेवर बी फ्रैक्शन, सब कुछ हो सकती है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो बिकॉज एक्सपेरिमेंटल, इट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल एसोसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन, नो। ठीक है, मैंने अभी आपको बिल्कुल बोला है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको, नॉट ऑलवेज मैंने यूज किया है, लास्ट में एक्सपेरिमेंटल, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। यस, नेक्स्ट बेटा, ये क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ठीक है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिएक्शन द रेट एक्सप्रेशन इज, रेट आपको दे रखा है, रेट बच्चों यहाँ पे आपको दे रखा है, रेट इज इक्वल टू के, ए रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट है और सी रिएक्टेंट है। ए की पावर आपको यहाँ पे कितना दे रखा है? 1, बी की पावर बच्चों दे रखा है 2/3, सी की पावर दे रखी है 0, है ना? तो इसने पूछा कि ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर इज नथिंग, जस्ट आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। तो हम इसे सिंपल सा बच्चों ऐड करेंगे, वैसे भी आपको पता है ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, सम ऑफ द, अभी मैंने बोला, सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द रेट इक्वेशन। समझ में आ गया? तो रेट इक्वेशन के अंदर जो भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस है उसके रेट इक्वेशन में जो भी रिएक्टेंट हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन, उस पर जो पावर है उसके पावर का सम कर दो बच्चों, सीधा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कैसा होता है, मैंने बोलता एक्सपेरिमेंटल, इट इज एक्सपेरिमेंटल, जहां पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, फ्रैक्शनल हो सकती है। ठीक है, मैंने बोला था। तो यहाँ से बच्चों क्या होगा, ए की पावर कितनी 1, ये जो कॉन्सेंट्रेशन उसकी पावर कितनी 1 प्लस 2/3 प्लस 0, इसको ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 5/3। तो आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट कैन बी डिटरमाइंड बाय द स्टडी ऑफ। ठीक है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शंस है, मैंने लिखा है रेट ऑफ रिएक्शंस इंटरमीडिएट्स कैन बी डिटरमाइंड बाय द स्टडी ऑफ। पहला आपका कैटलिस्ट इफेक्ट, नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नेक्स्ट इज टेम्परेचर इफेक्ट, नेक्स्ट इज सॉल्वेंट इफेक्ट। थ्योरी, जिन लोगों ने थ्योरी जब मैंने आपको पढ़ाई थी बहुत अच्छे से, थ्योरी जिन बच्चों ने ध्यान से देखी है या लेक्चर्स देखे रिकॉर्डिंग, वो आंसर कर पाएंगे इसका। करो बच्चों। चलो गुड, देखते हैं। निरांत ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा आंसर किया, एक्सप्लेनेशन में पढ़ता हूँ।
क्या है, रिएक्टेंट की कंपोजिशन पे डिपेंड करेगा, सो कॉन्सेंट्रेशन पे करेगा, राइट। यस निरांत, यू आर करेक्ट। चलो मैं कंप्लीट करता हूँ इसे। देखो बेटा, यहाँ से आपको जो भी डाटा पूछा गया है कि भाई जो रिएक्शन इंटरमीडिएट, कहानी सिर्फ इंटरमीडिएट पे डिपेंड करे, तो प्लीज बच्चों ध्यान से देखो कि जो आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, ठीक है, तो जब कोई भी केमिकल रिएक्शन बच्चों प्रोसीड होती है, रिएक्टेंट से बच्चों कन्वर्ट होती है प्रोडक्ट के अंदर, तो बीच में बच्चों क्या मिलता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और रिएक्शन इंटरमीडिएट विल डिफाइन कि आपका जो आंसर है वो प्रोडक्ट में किस तरीके से जाने वाला है। ये बात आपको समझ में आ रही है? क्लियर? और एक बात ये भी ध्यान रखो, एनसीईआरटी में बहुत ही क्लियर कट लिखा गया है कि मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर नॉट एलिमेंट्री रिएक्शंस। मतलब मैक्सिमम रिएक्शंस ऐसी होती है, मोर देन 90%, जो एलिमेंट्री रिएक्शंस नहीं होती है। मतलब जिसमें एक से अधिक एलिमेंट्री स्टेप देखने को मिलती है, एक से अधिक एलिमेंट्री स्टेप आपको देखने को मिलती है, बोलते हैं मल्टीपल रिएक्शंस। हम मल्टीपल स्टेप बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें मल्टीपल स्टेप आपकी इन्वॉल्व होंगी। अब बात समझ में आ रही है? हर बात को समझ लो, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट को भी बिल्कुल सही से ध्यान रखना है। क्लियर? तो अब जब भाई फर्स्ट स्टेप प्रोसेस हुई सपोज, तो फर्स्ट स्टेप में मिला आपको सपोज इंटरमीडिएट फर्स्ट, सेकंड स्टेप प्रोसीड हुई, उसमें मिला बेटा इंटरमीडिएट सेकंड। तो इस तरीके से डिफरेंट स्टेप प्रोसीड होंगे, इसमें इंटरमीडिएट भी आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और इंटरमीडिएट इज नॉट एक्चुअली द स्टेबल एंटिटी। स्टेबल एंटिटी नहीं है बेटा, ठीक है, वो अनस्टेबल होते हैं। इंटरमीडिएट वेरी अनस्टेबल, और यही अनस्टेबल स्टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा कि अपने जो केमिकल काइनेटिक्स का जो बिहेवियर है, या जो काइनेटिक्स बिहेवियर है, भाई अनस्टेबल है, स्टेबल होना चाहेंगे ना। तो स्टेबल होने के लिए यही जो आपके इंटरमीडिएट हैं, इनका जो केमिकल काइनेटिक्स का जो नेचर है, इनका जो केमिकल काइनेटिक्स का नेचर है, जो आपका K1 K2 की जो वैल्यू होगी, वही तो बच्चों डिफाइन करेगी कि क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो एक्चुअली जब एक्सपेरिमेंट कराते हैं, तो रियल एक्सपेरिमेंट के अंदर इंटरमीडिएट ही डिफाइन करना चाहिए प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कभी डिफाइन नहीं करते, रिएक्टेंट कभी डिफाइन नहीं करते क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट बिकॉज इंटरमीडिएट टोटली अनस्टेबल, और इंटरमीडिएट का जो केमिकल काइनेटिक्स, उनका जो काइनेटिक्स है, उनका जो रेट है, वो डिफाइन करेगा कि क्या बनना चाहिए मोर स्टेबल प्रोडक्ट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? इट इज एक्चुअली ए कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर? व्हाट इज आंसर? आंसर फिर क्या? आंसर कैटलिस्ट इफेक्ट इज रॉन्ग। सेकंड इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एग्जैक्टली, बिकॉज जो कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा, वहीं से बनने वाला इंटरमीडिएट है, तो ये हो सकता है। टेम्परेचर इफेक्ट नहीं, सॉल्वेंट इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा जो मोस्ट प्रोबेबल जो सिंगल चॉइस आंसर जो आएगा, वो आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट। जिन बच्चों का बी ऑप्शन था वो बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। आपको रिएक्शन दे रखी है बच्चों, 2 मोल्स ऑफ N2O5 कन्वर्ट हो रहा है 4 मोल्स ऑफ NO2 के अंदर, NO2 के अंदर, जहां पे रेट कांस्टेंट की बच्चों वैल्यू आपको दे रखी है 3.0 इंटू 10⁻⁵ सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स बच्चों चिल्ला चला के बोल रहा है कि आपका ये फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स है। आपको पता होना चाहिए यूनिट, मैंने हमेशा बोला है। इफ द रेट इज, रेट आपको ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इन मोलरिटी क्या हो। सॉल्व करो। यस, क्या होना चाहिए आंसर? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। चलो देखते हैं, अपन ट्राई करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो दे रखा है ना, आपको यूनिट दे रखा है, ठीक है। उस यूनिट से समझ में आना चाहिए कि हमारा यहाँ पे जो सेकंड इनवर्स दे रखा है, ठीक है, रेट कांस्टेंट का सेकंड इनवर्स है। तो आपका ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। तो यहाँ से रेट क्या होगा? रेट इज इक्वल टू रिएक्टेंट बच्चों क्या है, N2O5। उसका कोफिशिएंट कितना है? कोफिशिएंट उसका 2 है। क्या मैं पावर 2 लगा दूं? यस, क्या पावर 2 होना चाहिए बेटा? तो बताइए मुझे। यहाँ तो क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट के, क्या पावर 2 होनी चाहिए? वही कोफिशिएंट 2 है ना, 0 पॉइंट आ रहा बहुत बच्चों का आंसर नहीं, 1। भाई रेट लॉ लिख रहे हैं, रेट लॉ से वहां कुछ भी हो सकता है कि आपका रेट कांस्टेंट है, तो हम वैल्यू की पुट करते हैं। रेट की वैल्यू कितनी है? रेट आपका है 2.4 इंटू 10 की पावर कितना है, -5 मोलरिटी पर सेकेंड इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका कैपिटल के की वैल्यू कितनी है रेट कांस्टेंट, वो आपका है 2.1 सेकेंड 3.0, राइट, 3.0 इंटू 10 की पावर -5, वो सेकेंड इनवर्स है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में N2O5।
हो जाएगा। आपसे कॉन्सेंट्रेशन तो पूछा है सीधा, बस इसको उठा के इधर लेके जाओ, तो इसको उठा के यहाँ लेके जाएंगे, डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 2.4 और डिवाइड बाई ये वैल्यू हो जाएगी। तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो आएगा 0.8 कैपिटल एम। 0.8 कैपिटल एम। कितने बच्चों का आंसर है? डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट बच्चों, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ये तो आसान है बेटा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। टाइम इनवर्स और आपका मोल, न्यूटन इनवर्स और आपका टाइम इनवर्स, तो ये तो बेसिक आपका है। ठीक है, इसको हम निकालते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन डायरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, फॉर द रिएक्शंस एक्स से बटा बन रहा है प्रोडक्ट, इट इज फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शंस बिकम 2.25। ठीक है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज्ड 1.5 टाइम्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस इज। सॉल्व करो इसको, क्या होगा? यस, देखो बच्चों समझते हैं इसको। क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखे कि बच्चों एक्स से क्या बन रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, एक्स से कोई भी आपका बन रहा है, एक्स आपका रिएक्टेंट है और यहाँ से आपका बन रहा है प्रोडक्ट, और ये पाया गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस बच्चों हो रहा है 2.25 टाइम्स, कब? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, अगर एक्स के कंसंट्रेशन को मैंने किया 1.5 टाइम्स। ठीक है, कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक बात ध्यान देनी है कि जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस है बेटा, है ना, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन directly related to concentration of reactant with a particular exponential power, with a particular exponential power। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होगा, पहले थ्योरी बताऊंगा फिर उसको सॉल्व भी करेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको R1, R1 इज इक्वल टू क्या, K, और यहाँ पे X आपका क्या है, रिएक्टेंट, उसकी पावर n। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, n यहाँ पे क्या है, ये स्मॉल n, ये आपका यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है, और बाकी आपको x और k आपको दिख ही रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? अब वो बोल रहा है कि बेटा जो x है, प्लीज ध्यान दो, हम जो बात कर रहे हैं x, ये बेटा क्या कर रहा है, x को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ 1.5 टाइम्स, तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शंस है, मतलब ये r, ये आपका नया जो रेट बन रहा है वो आपका 2.25 टाइम्स आपका बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये लोग कहते हैं 2.25 भाई न्यू R2 क्या होगा, 2.25 इंटू R1 हो जाएगा सीधा, इज इक्वल टू, ये तो चेंज नहीं होने वाला, ये वैल्यू 1.5 इंटू एक्स होगी। अब समझ में आ रहा है, इसकी पावर n। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब कुछ नहीं है, सेकेंड फर्स्ट को आप डिवाइड कर दो, यहाँ से आंसर पता चल जाएगा। तो मैं क्या करूं, मैं ऐसा करता हूँ बच्चों, डिवाइड करता हूँ, तो 2.25 R1 डिवाइड बाई, नीचे आपका ये R1 हो जाएगा फर्स्ट स्टेप वाला, इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर k होगा 1.5 इंटू एक्स उसकी पावर n, डिवाइड बाई नीचे होगा k इंटू एक्स उसकी पावर n। अब समझ में आ गया? कैंसिल कर दो इसको, तो ये बेटा R1 से R1 कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा, बाकी ये k से k कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ से x को x आप कर सकते, अच्छा तो यहाँ से वैल्यू आपको क्या बचेगी वो देखो, तो ना 1.5 को बच्चों इधर अगर डिवाइड करेंगे 2.25 के साथ, एक्चुअली यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा 1.5, इसकी पावर 2 लिख सकते हैं ना भाई, पावर को कंपेयर कर रहा है ना अब भाई 2.25, अरे 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है ना, 15 का स्क्वायर करोगे तो इतना मिल जाएगा, तो 1.5 का होल स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू, इधर क्या मिलेगा 1.5 बेस से हम कर लेंगे अपन। ठीक है, और यहाँ पे इसकी पावर n, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी सीधी आपकी 2, तो 2 हमारा ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन। तो इसी ऑप्शन कितने बच्चों का है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पे लिखा है भाई x आपका रिएक्टेंट है, x से बन रहा है प्रोडक्ट, और यहाँ पे आपका जो रेट है ना उसकी, और उसने हिंट किया बच्चों ये इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इसके सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं वो आपको बिल्कुल ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, और इसने बोला कि भाई जो रेट है उसकी वैल्यू इसने ऑलरेडी दे रखी है, r इक्वल टू कितना है 7.5 इंटू, इसको मैंने अलग अलग तरीके से बताया है अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे। ठीक है, और फिर उसने बोला कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ x इतना हो रहा है द रेट कांस्टेंट की वैल्यू, मतलब k की वैल्यू क्या हो, बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी सॉल्व करो, कॉपी पेन भी बहुत ही जल्दी सॉल्व होना चाहिए। सी ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन टिक करें, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इज करेक्ट। यस, इसमें हमारे हमारे जो एक बात मैं बिल्कुल प्राउडली कहना चाहूंगा, सी ऑप्शन पूरा सही है। चलो देखते हैं
सॉल्व करो। बेटा इसने फर्स्ट ऑर्डर बोला है तो लिख लो बेटा पहली इक्वेशन r इक्वल टू क्या होगा k इंटू एक्स, हो गया, दिस इज फर्स्ट। सेकंड, अब उसने बोला है कि भाई वो रेट के बारे में उसने बोला है कि भाई रेट इतना हो गया है, कॉन्सेंट्रेशन जब x की वैल्यू 0.5 ऐसा हो जाएगा तो रेट कांस्टेंट, तो भाई सीधा सा लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10 की पावर -4 दैट इज इक्वल टू k, और इंटू यहाँ पे हो जाएगा 0.5, यस दिस इज 0.5 इंटू कुछ है ही नहीं तो उसको आप रहने दो 0.5 ही रखते हैं, ठीक है वही वैल्यू है, बाकी यूनिट्स को बड़ा प्लीज ध्यान रखना। तो यहाँ से k निकालो सीधा, k इज इक्वल टू 7.5 इंटू कोई कंपेरिजन भी नहीं करना, डिवाइड बाई नीचे कितना 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। सिंपल से ऐसे आप सॉल्व करोगे 15 मतलब होते हैं, आपको पता है 1.5 वाला आंसर टच करना चाहिए, बिल्कुल सही आ गया आंसर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2a plus b प्रोडक्ट द डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन फॉर द गिवन एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शन से बच्चों 2a plus b, यहां से बन रहा है प्रोडक्ट, कौन सा स्टेप होगा जल्दी से बता दो मुझे, पूरा रेट लॉ को फॉलो करके फटाफट लिख दो क्या होगा आंसर। यस रेट इज इक्वल टू, जल्दी से, रेट इज इक्वल टू, रेट इज इक्वल टू, ये आपके दोनों रिएक्टेंट हैं तो इनका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज करता है बच्चों, कोफिशिएंट है तो आपका 1/2 होगा लेकिन -1/2 माइनस क्यों, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, तो माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू, बीबी रिएक्टेंट तो माइनस डीबी डिवाइड बाई डी टी। और लास्ट में बच्चों हम लोग रेट लॉ की क्वेश्चन भी बना लेते हैं कि इस ए की पावर कितनी 2 और बाकी आपका बी, ये कौन सा ऑप्शन है, आई थिंक डी ऑप्शन आपको दिख रहा है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ट्रू, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार और थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो बहुत ही एक अच्छा सा क्वेश्चन है। किसने बोला है कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस ट्रू, तो मतलब आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए, सी ऑप्शन भी कर दिया कुछ बच्चों ने, तो एक सेकेंड, 1 सेकेंड, चलो गुड। देखो बेटा फर्स्ट आपको दे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, बताओ मुझे क्या टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कोई असर पड़ता है, कोई इफेक्ट पड़ता है, कोई बताएगा मुझे। यस, जैसे सिंपल से रिएक्शन ले लेते हैं अपन थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, हमारे कुछ बच्चे ऐसे उनको समझना जरूरी है, ठीक है। यस, जो लेक्चर नहीं देखते हैं उनके लिए भी समझा रहा हूँ, समझ रहे हो, ये एक बेसिक सी रिएक्शंस है। अगर मैं इसको मैं रेट लॉ फॉलो करूं, अगर मैं रेट लॉ को फॉलो करूंगा तो क्या होगा, R इज इक्वल टू ए, इसकी कॉफिशिएंट ए नहीं है, अब मैंने एलिमेंट्री नहीं बोली है, इसकी पावर लिख लेते हैं सपोज n1 या x जो भी है, और b की पावर लिख लिया मैंने बाई। अब समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे x और y क्या कर रहे हैं, वो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेंगे, और x क्या है, x का जो x है वो आपका ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू a, y जो ऑर्डर है वो विद रिस्पेक्ट टू b है। हर एक टर्म को समझा रहा हूँ ध्यान से समझो। तो ओवरऑल ऑर्डर बच्चों क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा x प्लस वाई, भाई जो भी कोएफिशिएंट है आपके लॉ, जो आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसके अंदर जो भी आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म की जो पावर दे रखी है उन सबका हम समेशन कर देंगे, पावर्स का आंसर हो जाएगा, ये सभी को पता है, क्लियर है तो समझ में आया। ओके, इसका जो टेम्परेचर वाली कहानी पे बात करते हैं, वही टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ क्या आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पे कोई इफेक्ट पड़ता है, कोई चेंज होता है क्या, बताओ मुझे। टेम्परेचर अगर आप रिएक्शंस का बढ़ाते हो तो चेंज क्या क्या होता है, भाई सब टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे रिएक्शन का तो रिएक्टेंट में या जो मॉलिक्यूल्स होगा वो बच्चों काइनेटिक एनर्जी जो होगी उनकी वो इंक्रीज हो जाएगी, ये बताओ मुझे। टेम्परेचर बढ़ाने पे मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट विल इंक्रीज, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसकी वजह से बच्चों क्या असर पड़ेगा, यहाँ पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जो कोलाजन फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वैल्यू भी क्या करेगी इंक्रीज, बात समझो ध्यान से। तो अगर कोलाजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस रिमेंस अनअफेक्टेड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में कोई भी चेंज नहीं होता है, तो ए ऑप्शन इज रॉन्ग। अब समझ में आया पहला गलत क्यों हुआ, गलत क्यों हुआ ये समझते चलो, बी ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन, क्या बी ऑप्शन सही होगा, बताओ बच्चों। यस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द बैलेंस्ड, क्या हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कोई हम डिफाइन कर सकते हैं, नो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल, इट इज एक्सपेरिमेंटल, पहले मैंने इसको एक्सपेरिमेंटल बोल दिया है, इफ इट इज एक्सपेरिमेंटल तो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कुछ भी लेना देना इसका नहीं होगा दूर दूर तक, समझ में आ गया, क्लियर, तो बी भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कैन ओनली बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट ऑब्वियसली। ये लास्ट ये है आपका डी ऑप्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस इज आल्सो बायोमोलिकुलर, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है,
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हमेशा आपकी बाई मॉलिक्यूलर हो, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। तो मॉलिक्युलरिटी का बेटा मॉलिक्युलरिटी डिफरेंट है, ऑर्डर आपका डिफरेंट टर्म है, दोनों आपकी डिफरेंट है। मॉलिक्युलरिटी बेसिकली क्या क्या डिफाइन करती है, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शंस। बट यूज कर रहा हूँ, मॉलिक्युलरिटी का मतलब होता है कि एलिमेंट्री स्टेप के अंदर, एलिमेंट्री का मतलब सोलर स्टेप के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम स्पीसीज आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो होता है मॉलिक्युलरिटी टर्म, और ऑर्डर आपका अलग होता है। तो ऐसा कोई रिलेशन है, तो आपका डी ऑप्शन भी करा। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन। थ्योरी समझ में आई पूरी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो इसे। चलो देखते हैं। यस देखो बच्चों, क्वेश्चन है कि फॉर द रिएक्शंस, रिएक्शंस है 2 मोल्स ऑफ N2O5 एंड यहाँ से बच्चों है 4 मोल NO2 एंड O2। द रेट इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। दो तरीके से लिखा है, पहला है माइनस डी N2O5 डिवाइड बाई dt, रिएक्टेंट है ना N2O5। तो यहाँ से आपका एक तो रेट लोग अकॉर्डिंग ये डिफाइन किया, दूसरा आपको ये डिफाइन किया गया है, राइट। फिर के एंड के डैश आर रिलेटेड, के और के डैश मतलब जो गिवन डाटा है उसके बेस पे के और के डैश का रिलेशन क्या हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस लॉजिकल क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखो बच्चों, यस जो भी रिएक्शंस गिवन उसको लिख लो पहले, क्योंकि भाई 2 मोल्स ऑफ N2O5 गिवन है। यहाँ से क्या बन रहा है सर, 4 मोल्स ऑफ NO2 बन रहा है, प्लस बन रही है ऑक्सीजन गैस। ये रिएक्शंस आपको गिवन है। तो रेट एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन की बात करी जाए तो कैसे लिखा जाएगा, बताओ मुझे। रेट एक्सप्रेशन का बेसिक मतलब है आप रेक्टेंट की टर्म में लिखो, तो कैसे लिख सकते हैं, -1/2 डी, क्योंकि आपको सेकंड में DN2O5 डिवाइड बाई नीचे dt इज इक्वल टू भाई NO2 क्या प्रोडक्ट है, तो वो 1/4 लिख लो इसे। तो DNO2 डिवाइड बाई टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज होगा, ठीक है, बाई dt हो गया। इसको लिख लिया अपन ने सब कुछ फर्स्ट, क्लियर। अरे याद समझ में आ रहा है, ओके। अच्छा अब यहाँ पे क्या दे रखा है वो भी देखना जरूरी है भाई। हमारी गिवन इक्वेशन जो तो आपका ये बना, बट क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन आपका ये डाटा है, तो उससे हम इसको जरा देखते हैं, कंपेयर करते हैं। तो गिवन आपका है DN2O5 नेगेटिव के साथ है N2O5 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू के गिवन है, और यहाँ पे है N2O5, ये आपका गिवन डाटा है। तो हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट अगर मैं यहाँ से कंपेयर करने बैठूं तो रिजल्टेंट क्या निकलेगा, रिजल्टेंट आपका यहाँ से निकल के आएगा बच्चों, यस, प्लस NO2 कैसा लिखते हैं, DNO2 डिवाइड बाई dt दैट इज इक्वल टू के डैश, यस, यहाँ पे हो जाएगा आपका N2O5, ठीक है, ओके। अब यहाँ से वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। इक्वेशन 2 ये है और इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 यहाँ से वैल्यूज उठाओ, पर आपको वैल्यूज जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें पुट करना पड़ेगा। तो देखो इक्वेशन 2 के अंदर ये वैल्यूज दे रखी है, 2 के अंदर। इक्वेशन 3 में देखो आपका DNO2 डिवाइड बाई dt, मतलब उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है, इस वैल्यू को यहाँ से उठाओ। तो मतलब यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, इसकी वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट कर दो, बस सीधा आपको के का रिलेशन मिलेगा, के और के डैश का सीधा रिलेशन मिलेगा। अब बात समझ में आ रही है। तो पहले मैंने क्या किया, ऐसे क्वेश्चंस में जो गिवन इक्वेशन है उससे आप बेसिक आपका बेसिक क्वेश्चन डिजाइन करो, गिवन डाटा है उसके हिसाब से उनकी वैल्यू वहां पे पुट करो, सीधा पुट करोगे आंसर मिलेगा। तो यहाँ से देखते हैं क्या बनेगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू के, यहाँ से हो जाएगा N2O5, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा 1/4 इंटू के डैश हो जाएगा, ब्रैकेट में होगा आपका N2O5, ये बचेगा। अब देख लो आप, यहाँ तक सभी को समझ में आया बेटा, बताओ जरा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब तो कुछ सही नहीं, अब तो इसको सिंपल से सॉल्व करना है। तो आंसर क्या मिलेगा, यहाँ से आपको सीधा मिल जाएगा बाई 2k, भाई सॉल्व करेंगे 2k इक्वल टू के डैश, आप चेक कर लो, 4 इधर है ना, यस, तो कैंसिल करेंगे 2 इधर, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2k हो जाएगा। तो के डैश इज इक्वल टू 2k, के डैश इज इक्वल टू 2k कौन सा ऑप्शन है, के डैश इज इक्वल टू 2k, के डैश इक्वल टू 2k मतलब सी ऑप्शन, सी ऑप्शन मैच कर रहा है। आप समझ में आया सभी को, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आगे कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऐसा नहीं, ये तो नहीं है, यहाँ भी नहीं होगा, लास्ट वाला नहीं है, k इक्वल टू 2k डैश है, नहीं, k डैश इक्वल टू 2k आना चाहिए, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन द रिएक्शंस 2a + 3b फॉर्मेशन ऑफ A2B3 रिएक्टेंट A will disappear at, बताओ, चलो देखते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि भाई 2a + 3b, हाँ आंसर भी आ गया कुछ बच्चों का, विग्नेश का आ गया आंसर, 2a + 3b फॉर्मेशन ऑफ A2B3,
ठीक है। और रिएक्टेंट आपका ए आपका डिसअपियर होना चाहिए, ए मतलब आपका पूरे तरीके से फिनिश होना चाहिए। तो कंडीशंस आपको दे रखी है कि पहली कंडीशन ये है कि हाफ द रेट एट विच बी विल डिक्रीज। नेक्स्ट है द सेम रेट पे होना चाहिए एट बी विल डिक्रीज। नेक्स्ट है द सेम रेट एट विच ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व होगा, B2 B3 विल फॉर्म। नेक्स्ट है आपका 2/3 द रेट एट विच बी विल डिक्रीज, है ना, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। तो इसकी इक्वेशन बना लो आप बेसिकली। देखो है क्या, जब रेट ऑफ रिएक्शन से बच्चों हम लोग बात करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली हम डिफाइन कर सकते हैं कि भाई चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का जो चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू जो भी आपका टाइम लगने वाला है, टाइम टेकन, है ना, बेसिक क्वेश्चन ही होती है। तो जो गिवन इक्वेशन है वहां से आप बेसिक सा रेट का इक्वेशन बना सकते हो। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस में 1/2 डी ए डिवाइड बाई डी टी। आप लिखना तो स्टार्ट करो, आंसर तभी तो बनेगा ना। इज इक्वल टू ये माइनस में हो जाएगा 1/3 dB डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, इज इक्वल टू वो प्रोडक्ट ए टू बी थ्री, तो डी डिवाइड बाई डी टी, और आपका यहां से है ए टू बी थ्री, है ना। ये मैंने बेसिक इक्वेशन लिख ली इसकी। तो मैं बात कर रहा हूँ डिसअपियरेंस ऑफ ए। भाई क्वेश्चन में क्या है, डिसअपियरेंस बोला ना, रिएक्टेंट ए विल डिसअपियर। तो डिसअपियरेंस ऑफ ए हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, भाई ए का डिसअपियरेंस होगा तो बी का भी तो डिसअपियरेंस होगा। अरे भाई दोनों तो रिएक्टेंट है ना, ये बात समझो ध्यान से। अगर मैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए के बारे में अगर बात कर रहा हूं तो बच्चों रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी भी तो डिफाइन करेगा। तो मैं अगर बात करूं ए और बी के साथ हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, तो ए और बी के साथ हमारी जो इक्वेशन बनेगी, दोनों एक साथ देखते हैं, तो क्या बनेगी, ये बनेगी माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू माइनस में 2/3, ये तो बनेगी डीबी डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, ए के साथ बी दोनों का डिसअपियरेंस की हम बात कर रहे हैं, तो हमारी जनरल इक्वेशन ये बनेगी। आप चेक करके देख लो, अब समझ में आया। भाई डी बाई डी टी आपको लिख लेता हूँ साइड में, जो भी इसका कॉफिशिएंट है उसको उठा के मैंने अंदर भेज दिया और कुछ नहीं किया। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है, -2/3। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए कितना होगा, 2/3 लिखा है, लेकिन रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी के साथ, ये टर्म समझ में आ गया। ठीक है, अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए टू बी थ्री भी निकाल सकते हैं। भाई ए का डिसअपियरेंस विद रिस्पेक्ट टू बी तो निकाला मैंने, ये आ गया। अब मैं वही बात कर रहा हूं कि आपका जो ए का डिसअपियरेंस है वो विद रिस्पेक्ट टू जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या है, ए टू बी थ्री, तो ए टू बी थ्री के रिस्पेक्ट में तो निकालना पड़ेगा। अब बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है कि बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये होगा माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट क्या होगा, प्लस में यहाँ कितना दे रखा है, अब ध्यान से देखो, ए टू बी थ्री है, मतलब ये टू को आपको उठा के अंदर लाना पड़ेगा इसकी तरफ, तो ये प्लस में हो जाएगा, 2 इंटू ऊपर हो जाएगा डी ए टू बी थ्री डिवाइड बाई नीचे टी। अब समझ में आया। तो एक तो ये डिसअपियरेंस यहाँ हो गया, देखो मैं ध्यान से बच्चों बता रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो एक तो डिसअपियरेंस आपका ये हो गया, एक डिसअपियरेंस आपका ये हुआ है बी के रिस्पेक्ट में, ये हुआ है आपके उन दोनों के रिस्पेक्ट में। पूरी बात समझ में आ गई, कोई भी कंफ्यूजन नहीं, कंपेयर करो आंसर आ जाएगा। ओके, तो हमारा पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं, डी होगा, डी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों का डी ऑप्शन था इट इज करेक्ट। डी ऑप्शन मतलब 2/3, 2/3, 2/3 एट द रेट एट विच बी विल डिक्रीज। ठीक है, तो जिसके रिस्पेक्ट में दे रखा है उसके रिस्पेक्ट में आंसर हो गया, सेम तो नहीं हो रहा है। ठीक है, ए टू बी थ्री के रिस्पेक्ट में, तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ऐसे अच्छे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे प्लीज ध्यान से अपने से रीड करेंगे। चलो, द फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड फॉर ए रिएक्शंस। ये आपकी स्लो स्टेप है, ये आपकी फास्ट स्टेप है, लास्ट में आपको रिएक्शन दे रखी है। ठीक, और ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको जब अभी मैं लेक्चर ले रहा था ऑफलाइन ऑनलाइन सेशन के अंदर, तो मैंने ऐसे क्वेश्चंस को कराया हुआ है। ठीक है, ध्यान से सॉल्व करना। ऐसे क्वेश्चंस लगते आसान है बट बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करना तो गलती नहीं होती है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, स्लो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है। तो स्लो स्टेप बच्चों क्या होती है, आरटीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक, फिर उसमें बोला था रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन, जो रिएक्शन दे रखी है इसके लिए आपकी रेट लॉ क्या होगा, कौन सा स्टेटमेंट आपका ठीक बैठेगा, ये आपको बता। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस मैंने बहुत कुछ कराए हैं। तो डी ऑप्शन आया कुछ बच्चों का, बिल्कुल एग्री करूंगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी जितने बच्चों का आंसर आएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, बिकॉज ये जो मैकेनिज्म गिवन है ना उसमें स्लो स्टेप को पहचानना पड़ेगा। स्लो स्टेप कौन सी है, ए प्लस बी, फॉर्मेशन ऑफ सी प्लस डी, है ना बच्चों, बात समझ में आ रही है। स्लो स्टेप ऑलवेज आरडीएस, अरे समझ में आ रही है, यही तो आरडीएस होगी ना, तो रेट तो यहीं से बनेगा ना, कहानी खत्म हो जाएगी। तो सीधा बेटा यहाँ पे रेट इज इक्वल टू क्या कर दूं मैं, के, और यहाँ से ए और यहाँ से बी।
क्या बच्चों फाइनल रिएक्शन के अंदर ए भी रिएक्टेंट है? हाँ सर बिल्कुल है, तो यही आंसर होगा, कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, डी ऑप्शन इज राइट। सिक्वेंशियल भी नहीं है, सीधा पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस? यूनिमोलिकुलर कौन सी है बताओ जल्दी से, व्हिच इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन? ये तो सीधा सा क्वेश्चन है। फर्स्ट रिएक्शन कैसी है? फर्स्ट वाली कौन सी है? अरे यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या होता है? यूनिमोलिकुलर का मतलब, यूनिमोलिकुलर का बेसिक मतलब ये होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन ओनली वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से इन्वॉल्व, ओनली वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होना चाहिए। तो वो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, यहाँ तो दो है नहीं, यहाँ भी दो है ये भी नहीं, यहाँ पे एक है बिल्कुल सही है, यहाँ पे दो है ये भी नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, a very large increase in the rate of reactions for a rise in temperature is due to, ठीक है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, a very large increase in rate of reactions, rate of reaction बेटा लार्ज चेंज है, ठीक है, for a rise in temperature is due to, ऐसा क्यों? what is the answer? effective collisions, I hope सभी को समझ में आया होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं, if increase in collision frequency, और नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, मोस्ट डोमिनेंट आंसर, इंक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही आएगा। तो देखो एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कुछ बच्चों के लिए, देखो बेटा ध्यान से, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो कुछ थ्योरी वाला सेक्शन आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, है ना, उसी को मैं बताऊं। तो जब हम रेट्स की बच्चों बात करते हैं, तो जो भी आपकी एक्शंस है लगभग मैक्सिमम एक्शंस का जो रेट होता है वो इंक्रीज करता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ। कोई से भी केमिकल रिएक्शन को टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ जो रेट है, जिसमें आर की वैल्यू, रेट की वैल्यू, वो डेफिनेटली इंक्रीज करती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। जहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि 10 डिग्री सेल्सियस के साथ, अगर आपको याद होगा ना, तो मैंने एक पढ़ा था, आपको याद होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीज करती है 2 टाइम्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस। अगर 10 डिग्री सेल्सियस अगर राइज करेगा टेम्परेचर, ना 10 डिग्री का राइड करता है टेम्परेचर, तो उस केस में जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन से बच्चों लगभग आपको वो 2 टाइम्स क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है, ठीक है। हम वैसे हम लोग अरेनियस इक्वेशन भी पढ़ते हैं। अब मैं बात करूं टेम्परेचर को लेकर, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शंस क्लियरली डिस्क्राइब्ड फ्रॉम द अरेनियस इक्वेशन। व्हाट इज अरेनियस इक्वेशन? A इक्वल टू रेट कांस्टेंट इक्वल टू A हो जाएगा, E इसकी पावर क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी माइनस E डिवाइडेड बाय RT, ठीक है। तो ये मतलब आपको ये बिल्कुल बात समझनी है कि जब भी क्वेश्चंस आपको ये एनालिसिस इक्वेशन का यूज किस लिए करते हैं कि जब हम रेट ऑफ रिएक्शंस को क्लियरली ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पे टेम्परेचर का बढ़ाया गया है, तो बच्चों बिल्कुल हम लोग इसको फॉलो करेंगे अरेनियस इक्वेशन को। यही आपकी सोच है कि आप रेट कांस्टेंट है, ये आपका यहाँ पर अरेनियस कांस्टेंट है जिसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, और आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी आपका टेम्परेचर इन केल्विन है, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है। जो इफेक्टिव कोलिजन्स की अगर बात करते हैं, व्हाट इज इफेक्टिव कोलिजन्स? व्हाट इज इफेक्टिव कोलिजन्स क्या होते हैं बेटा? केमिकल बॉन्ड ब्रेक करें भाई, रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट के केमिकल बॉन्ड ब्रेक करने चाहिए, और केमिकल बॉन्ड ब्रेक करने के बाद कुछ बने प्रोडक्ट, भाई बॉन्ड कुछ ब्रेक करें, कुछ न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन तो बन जाएगा वहां से प्रोडक्ट, यही तो होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स का जो नंबर होगा दैट विल इंक्रीज, जिसके लिए बोलते हैं हम लोग कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ चुके हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शंस की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? अरे ये बेसिक पॉइंट समझ में आ रहा है। जहाँ पे हम लोग कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी निकालते हैं, बहुत बार बच्चे पूछते हैं जेड इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कहते हैं 1 डिवाइड बाय अंडर रूट करके होता है 2 पाई म्यू एन सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर। यहाँ से हम जेड जो है ना, जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, इसको भी निकालते हैं, उससे भी हम डिफाइन करते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि आपका जो सही आंसर होगा वो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, ठीक है। यस, टेम्परेचर बढ़ाने से इफेक्टिव कोलिजन्स के नंबर इंक्रीज करते हैं। यस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शंस? कौन सा पॉइंट ऐसा है जो बच्चों बिल्कुल भी जो गिवन जो भी रिएक्शंस होते हैं उनके रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट नहीं करेगा? नेक्स्ट फर्स्ट इज टेम्परेचर, concentration of reactant, delta H of reactions and next is catalyst। कौन सा? बी? अरे कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज होता है ना, टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है? यहाँ पे दो आंसर गलत आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों के। अरे भाई टेम्परेचर के बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ती है ना, उसने क्या पूछा? डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। भाई टेम्परेचर के बढ़ाने से तो रेट तो बढ़ता है ना, तो बताया 10 डिग्री सेल्सियस वाला बताया भी था मैंने 2 टाइम्स,
तो टेम्परेचर तो नहीं हो सकता, मतलब ए ऑप्शन नहीं हो सकता, उससे तो बढ़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से बात करें तो भाई जब रेट अपन लिखते हैं तो रेट इक्वल टू क्या होता है, रेट कांस्टेंट के तो जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी पावर क्या होती है, जो भी वॉट एवर वन, अब जो भी ले लो 1 2 3, तो कहीं ना कहीं बेटा यहाँ पे भी क्या रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, अरे रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ना, एबीसीडी कुछ भी ले लो, तो उस पर भी बेटा अगर मैं चेंज करूंगा तो रेट की वैल्यू कहीं ना कहीं तो चेंज होगी। ये बात समझ में आ रही है, तो आपका बी भी नहीं होगा। डेल्टा एच की बात करते हैं, डेल्टा एच, डेल्टा एच का मतलब चेंज इन एंथैल्पी, तो चेंज इन एंथैल्पी इज एक्चुअली स्टेट फंक्शन। क्या थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है, और थर्मो पढ़ी है तो पता होगा, इट इज एक्चुअली स्टेट फंक्शन। और स्टेट फंक्शन बच्चों डिपेंड करता है इनिशियल फाइनल पे, मतलब यूं 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 ऐसा कैसा गया, ये पॉइंट और इस पॉइंट पे डिपेंड करेगा, इनिशियल एंड फाइनल, बीच में कितना टर्न हुआ है किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, किसी कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं करेगा। व्हाट इज स्टेट फंक्शन, थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि स्टेट फंक्शन बच्चों वो आपकी वैल्यूज होती हैं, हाँ डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, निरांत बिल्कुल। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि पाथ कैसे कैसे घूम घूम के गया ना, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। आप घर से कॉलेज गए ना, तो बस वही 2 पॉइंट, बीच में आप कहाँ चक्कर मार रहे हो, किस किस गली से घूम घूम के जा रहे हो उससे मतलब, किस किस के पीछे जा रहे हो उससे मतलब भी नहीं है, ठीक है। यस वही स्टेट फंक्शन है। तो स्टेट फंक्शन बच्चों डिपेंड करते हैं इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर, मतलब पाथ पे इंडिपेंडेंट होते हैं बेसिकली, मतलब ये है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिफाइन द पाथ ऑफ रिएक्शन। जो रेट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस का, वो क्या करता है कि भाई जो भी केमिकल रिएक्शंस है उसके पाथ को डिफाइन करता है, उसका रास्ता क्या है, वो किस तरीके से आपकी प्रोसीड हुई है, ठीक है। हाउ द रिएक्शन प्रोसीड, या फिर हम कैरीड आउट बोल सकते हैं, किस तरीके से आपकी प्रोसीड हुई है। तो हम क्या रिजल्टेंट बच्चों बोलेंगे यहाँ पे, जो चेंज इन एंथैल्पी होगी वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगी रेट ऑफ रिएक्शन को। भाई रेट तो पाथ को डिफाइन कर रही है, पाथ को फॉलो कर रही है, बट डेल्टा एस तो नहीं फॉलो कर रहा ना, डेल्टा एस तो स्टेट फंक्शन है। तो आपका आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन। ये मिसमैच कर रहा है, आया समझ में, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। और कैटलिस्ट की कहानी छोड़ दो, कैटलिस्ट में तो आपको मिलती है, कैटलिस्ट कोई बात नहीं है, ठीक है। कैटलिस्ट के बारे में तो हम बात करें, कैटलिस्ट को बढ़ाते घटाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइजन और वो सब, तो वहां पे चीजें बदलती हैं, ठीक है। व्हाट इज आंसर, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन कितने बच्चों को, रेज योर हैंड्स प्लीज। चलो क्वेश्चन है बड़ा, द फ्रीक्वेंसी फैक्टर्स बिकम इक्वल टू द रेट कांस्टेंट और द रिएक्शंस व्हेन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज, फ्रीक्वेंसी फैक्टर्स बिकम इक्वल, ठीक है, किसके इक्वल हो रही है, रेट कांस्टेंट के, व्हेन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, या लेसर देन 1 होनी चाहिए, या बच्चों 0 होनी चाहिए, या फिर आपकी 1 होनी चाहिए, कौन सा आंसर होगा। यस भाई आपको पता है एनएस इक्वेशन, एनएस इक्वेशन लगने वाली है सीधा सब कुछ एनएस इक्वेशन से। तो k इज इक्वल टू ए ई की पावर बच्चों माइनस ई डिवाइड बाई आर टी, बेसिक क्वेश्चन तो यही है कि बच्चों यहाँ पे क्या है, रेट कांस्टेंट, ए यहाँ पे क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं इसको, ए क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जिसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो हम कैसे कैसे निकालें, बताओ बेटा। यस फ्रीक्वेंसी फैक्टर इक्वल रेट कांस्टेंट को होना चाहिए, और कैसे होना चाहिए, के इक्वल टू ए होना चाहिए भाई, बस सिंपल सा मतलब ये है। तो बाकी वैल्यू 0 कर दूं, अब 0 कैसे करूं भाई, 0 करने का मतलब है फ्रीक्वेंसी फैक्टर्स बिकम इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शंस व्हेन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, मतलब ये की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 1 से कम होनी चाहिए भाई, 0 होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू मैं 0 कर दूंगा ना तो ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, अब समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 0 करके e की पावर 0, तो मतलब वो 1 में हो जाएगा ना, तो k इक्वल टू क्या होगा, ए, अब निकल के आ जाएगा। तो मतलब आपका e की वैल्यू क्या, 0 होनी चाहिए, 0 का मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। अरे भाई समझ में आया सभी को, सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन कितने बच्चों का आया, 0, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, टू सब्सटेंस, एक सब्सटेंस ए जिसका हाफ लाइफ, टी आपका मतलब हाफ लाइफ है ना, आधा होना, 5 मिनट में और आधा, एंड बी का आपका हाफ लाइफ है 5 मिनट में, आर टेकन इन सच ए वे दैट इनिशियली ए आपका है, आपका ए इक्वल टू ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका क्या है 4 टाइम्स ऑफ बी, राइट। देन आफ्टर हाउ मच टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द सब्सटेंस विल इक्वल, बताओ मुझे। हाफ लाइफ उसने दे रखी है दोनों की, और फिर उसने बोला है कि भाई दिया भी है कि एक का कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स है बी, उसने टाइम पूछा है, ठीक है। हाउ मच टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द सब्सटेंस विल इक्वल, दोनों जो आपके ए और बी है दोनों का आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका इक्वल हो जाएगा कितने टाइम बाद, कितने मिनट बाद, क्वेश्चन में ऑप्शन मिनट दे रखा है। तो मतलब हाफ लाइफ किसको पता है, हाफ लाइफ के जो बेसिक पैटर्न है जिनको पता है वो आंसर निकाल दे, ठीक है। मान लो बच्चों इनिशियली
कि भाई जो बी है या फिर ए है, ए की मान लिया बेटा मैंने एक्स है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सपोज बी का मैंने मान लिया एक्स, तो ए का इनिशियल भाई ये दे रखा ना ए इक्वल टू 4 बी, हम इसी को कंपेयर पहले कर लेते हैं ना, ए इक्वल टू 4 इंटू बी। मैंने बच्चों माना है कि बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है सर एक्स, तो ए का कितना हो जाएगा 4x। अरे होगा कि नहीं होगा? ये तो बात समझ में आती है सभी को, यहाँ से बताया मैंने, ए इक्वल टू 4x हो गया, करेक्ट। हाँ पे आ जाओ। हाफ लाइफ बच्चों क्या होता है कि भाई इनिशियल जो भी अमाउंट गिवन है, इनिशियल अमाउंट को आधा हो जाना, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। जितना टाइम लगता है ना, आधा होने में इतना टाइम लगता है ना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, उसको हाफ लाइफ बोलते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे आ जाओ, तो मैं वो बच्चों बोलूँ कि भाई यहाँ पे ए का कितना है 5 मिनट है, बी का कितना है 5 मिनट है आधा होने में, ठीक है। ओके, तो हम ना इसको रिवर्स लेके चलते हैं, रिवर्स से चीजें समझते हैं। हमारे पास 10 मिनट है, हमारे पास 20 मिनट है, 15 मिनट है, 5 मिनट। हम यहाँ से ऑप्शंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 5 मिनट तो हो नहीं सकता, वो तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 मिनट किसी कॉस्ट पे नहीं हो सकता भाई। अब ये देखो ना कि ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 4 गुना अधिक है बी से, तो दोनों मतलब बेसिकली क्या होना चाहिए कि बी का कॉन्सेंट्रेशन, भाई ए का बहुत ज्यादा है बी का कम है, तो ए का कम होना चाहिए और बी का अधिक होना चाहिए। अब बात समझ में आ रही है? तो इक्वल तो 5 तो हो ही नहीं सकता ना, कोई चांस ही नहीं है, 5 तो हो ही नहीं सकता है। 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो हमारा कॉमन सेंस कहता है कि 15 और 20 में से कोई एक हो सकता है, 10 भी हो सकता है, हम चेक करेंगे उसे। तो मैं इसको रिवर्स करके चेक करते हैं। तो मैंने बच्चों माना सपोज 15 मिनट, यहीं से स्टार्ट करता हूँ। मैंने सपोज माना बच्चों 15 मिनट, कि सपोज आपका 15 मिनट है, प्लीज ध्यान दो। मुझे लग रहा है कि बेटा 15 मिनट लगने वाले, मैं उसको रिवर्स करके निकालूंगा, ठीक है। मैं इसको एक को कम करूंगा, एक को बढ़ाऊंगा, एक को कम करूंगा, दूसरे बढ़ाऊंगा, इस तरीके से, ठीक है। यस, समझ में आ रहा है? तो मैंने बच्चों बोला कि आफ्टर 15 मिनट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बताओ, x/2 होगा। कितना होगा? x/2 लिख सकते हैं ना, राइट। और 5 मिनट बाद ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? आफ्टर 5 मिनट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना हो जाएगा? वो आपका 2x हो जाएगा। अब ध्यान दो, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट आफ्टर 5 मिनट अगर हम बात करेंगे तो फिर कितना होगा? ए का कॉन्सेंट्रेशन इसका आधा हो जाएगा, मतलब इस 5 मिनट के बाद फिर से आफ्टर 5 मिनट अगर मैं बात करूंगा नेक्स्ट 5 मिनट, तो इसका आधा 2x/2, मतलब ये x हो जाएगा बाकी 5 मिनट बाद। और उसके और 5 मिनट बात करेंगे तो x का आधा हो जाएगा, और 5 मिनट बाद तो ये x/2 हो जाएगा। अब बात समझ में आ रही है? अब बताओ मुझे, अरे क्लियर हो रहा है? मैं आपको फिर से रिपीट करूं, यहाँ पे बात समझ में आई सभी को कि बी का कॉन्सेंट्रेशन सीधा 15 मिनट बाद तो बच्चों क्या हो जाएगा? x/2। ए के कॉन्सेंट्रेशन की बात मैंने यहाँ पे करी है, 5 के साथ 2x, आफ्टर 5 मिनट x हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आफ्टर 5 तो x/2 हो जाएगा, तो x/2 यहाँ पे, x/2 यहाँ, टोटल बच्चों कितना? 15 मिनट। तो बी ऑप्शन इज राइट। आपको इस तरीके से चेक करना पड़ेगा, बी ऑप्शन इज एग्जैक्टली राइट, ठीक है।